MN न्यूज़ बिहार देख रहे हैं सभी साथियों का स्वागत। मैं शरद। आज हमारे साथ चर्चा के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष VL मातंग सर यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से बिहार की राजनीति जो भी मामला लिया हुआ है। मातंग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है MN टीवी। धन्यवाद आपका। अभी बिहार का चुनाव हुआ है और बहुजन मुक्ति पार्टी भी बड़े पैमाने पर इस पर लड़ी हुई है, क्या कहेंगे आप? बिहार के चुनाव में बहुजन मुक्ति पार्टी भी अपनी हिस्सेदारी की और हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्टली 100+ लोगों चुनाव में उतारा और इस चुनाव का जो परिणाम है आपके सामने है। इस चुनाव में बहुजन मुक्ति पार्टी ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। सारे विधानसभा तक मतलब बिहार के लोगों को बहुजन मुक्ति पार्टी का नाम वहाँ तक पहुँच चुका है। कुल मिलाकर ये चुनाव हमारे लिए सीटों की दृष्टि से फायदेमंद नहीं है। इसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन हम केवल इलेक्शन नहीं जनरेशन के आधार पर भी चुनाव लड़े हैं। तो 100 सीटों पर हमने हमारे एजेंडा के आधार पर 1 लाख पर्चे बंटवाए, तो 1 करोड़ लोगों तक हम लोग पहुंचने का पूरा प्रयास किया। और आपको मालूम होगा प्रस्तावित पार्टियों ने भी बाद में हमारे मैनिफेस्टो का नकल करना शुरू किया था। जैसे नीतीश कुमार जी ने आखिरी दौर में कहा कि संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देंगे। तेजस्वी यादव ने भी यही बात की कि संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे। तो कुल मिलाकर हमारा एजेंडा जनमानस में पहुंच चुका। या आने वाले वक्त में बहुजन मुक्ति पार्टी को इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। मेरा आपसे एक सवाल ऐसा है कि इससे पहले जब हमारे इंटरव्यू हुए, उस इंटरव्यू में आपने एक बात कही थी कि हम पिछले 2-3 साल हमने कंटिन्यू परिवर्तन यात्राएं निकाली थी, लोगों के साथ हम लोगों के बीच में जाकर हमने काम किया था। कहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सारा मामला? हम लोगों ने 3-4 साल लगातार प्रयास किया था लोगों में पहुंचने के लिए। और आप सुनकर आपको ताजुब लगेगा कि 4 बार हमने परिवर्तन यात्रा निकाली थी, वो EVM के मुद्दे पर ही निकाली थी। EVM हटाओ देश बचाओ। तो हमें तो पहले ही आशंका EVM के ऊपर है, ताकि 20 जनवरी 2015 में हम लोगों ने EVM की अर्थी उठाई थी 500 जिलों में। तो हमें यह आशंका थी कि EVM सबसे बड़ा इश्यू है जो आज आपको दिखने को मिल रहा है। तो इस मुद्दे पर हम लोगों ने 4 बार परिवर्तन यात्रा निकाली, डायरेक्ट लोगों के बीच में गए। लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में 7-8 महीना कम्युनिकेशन का जो गैप हुआ, लोगों को दोबारा कम्युनिकेट करने का जो लोगों तक पहुंचने के लिए जो बहुत बड़ा समय का गैप हो गया, एक बहुत बड़ा कारण रहा लोगों के बीच में न पहुंचने का। लेकिन इसमें EVM बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं, भविष्य में भी मानेंगे। और हम खुले तौर पर चुनाव से पहले चुनाव आयोग को कहा था कि आपने कहा कि इस बार EVM में M3 EVM लगा रहे, तो इसमें गड़बड़ी की आशंकाएं नहीं होगी। तो हमने मुद्दा उठाया था कि भाई अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता गड़बड़ी की आशंका, तो 100% VVPAT की पर्चियों का काउंटिंग करा लो। ये चुनाव से पहले हमने कहा था। चुनाव के बाद अभी दूसरी पार्टियां कह रही है। तो EVM का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। EVM की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि EVM में गड़बड़ी हुई है, और कई जगहों पर ऐसा हुआ कि जो दूसरे पार्टी के जो लोग हैं, जैसे
आरजेडी के कई बूथों पर तो निशान ही नहीं थे, या फिर कई जगह पर ये सारे मामले हुए हैं, उनके कार्यकर्ता भी बड़े पैमाने पर कहीं कहीं जगह पर सामने आए। मगर इस मामले में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ईवीएम के बारे में बोलते हुए नजर नहीं आ रहे, क्या कहेंगे? अन्य पार्टियों की मजबूरी हो सकती है, उन मजबूरियों का बेनिफिट केंद्र सरकार उठा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। ना बोलने के पीछे एक कारण ये हो सकता है, उठाना चाहिए। हमने आगाह किया था 29 अक्टूबर को हमने हमारे वीडियो के माध्यम से आगाह किया था कि तेजस्वी यादव चुनाव के बाद इस मुद्दे पर पछताना पड़ेगा उसको, अब अगर ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाया तो। ये हमने आगाह किया था। उसके बावजूद भी वो लोग नहीं उठा रहे हैं। हालांकि उनके वोटर्स चाहते हैं कि ये मुद्दा उठना चाहिए, जनता चाहती है कि इश्यू बनना चाहिए, उठना चाहिए, लेकिन लीडरशिप और नेतृत्व इस मुद्दे पर पहल नहीं कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। नुकसान होने के बावजूद भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरियों का बेनिफिट बीजेपी ले रही है। दूसरा एक सवाल ऐसा है कि बीजेपी के जो लीडर्स थे उनका कहना है कि हमारे साइलेंट वोटर थे। ये केवल बताने के लिए है। इस चुनाव में 4 फैक्टर बड़े तौर पर काम किया है जो हमारे सामने अवरोध आए। नंबर 1, आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि प्रस्तापित पार्टियों के 80% लोग करोड़पति थे, अर्थात उनके पास 1 करोड़ की संपत्ति नहीं, उससे करोड़पति मतलब इससे आगे संपत्ति। अभी जो चुनाव जीतने वाले जो लोग हैं, इसमें 195 लोग करोड़पति है। आज के अखबार में 195 प्रत्याशी जो चुनाव जीते हैं वो करोड़पति के क्राइटेरिया में है, मतलब करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च करने की स्थिति में। 164 अपराधी लोग, क्रिमिनल लोगों 164। चुने हुए प्रत्याशी का आंकड़ा बता रहा हूं। तीसरा, सबसे बड़ा पैसे के साथ साथ मीडिया मैनेजमेंट, जो एक तरफा पूरा चुनाव को इश्यू बना रहा था, चौथा मुद्दा खरीद फरोख्त का, वोटों का तामझाम करने का, मैनेजमेंट का। साइलेंट वोटर कहीं बीजेपी का कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। चौथा मुद्दा ये खरीद फरोख्त, और उससे बड़ा मुद्दा ईवीएम, 5वां मुद्दा। ये सब होने के बावजूद भी इन 5 बड़े इश्यू के बीच में भी बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी, जिनके पास पर्याप्त तो उस मात्रा में साधन ना होना, मीडिया ना होना, ईवीएम 100% हमारे अगेंस्ट में होना, उसके बावजूद भी हम मैदान में टिके रहे। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। मैं सब मान रहा हूँ। यह हमारे प्रत्याशियों का ईमानदारी और कमिटमेंट का एक बहुत बड़ा सबूत है, अपने महापुरुषों की विचारधारा को प्रस्तावित करने का। साइलेंट वोटर कहीं बीजेपी का, जेडीयू का नहीं था। ये ईवीएम के ऊपर पर्दा डालने के लिए एक मीडिया में उठाया गया है सवाल, क्योंकि मेरा ये मानना है और प्रैक्टिकल भी है कि मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया नहीं, यादवों ने दिया नहीं बीजेपी को वोट, जेडीयू को, कुशवाहों ने नहीं दिया वोट, शेड्यूल कास्ट ने नहीं दिया वोट, और मजदूरों ने नहीं दिया वोट बीजेपी को, किसानों ने नहीं दिया बीजेपी को वोट, बेरोजगारों ने
नहीं दिया बीजेपी को वोट, विद्यार्थियों ने नहीं दिया बीजेपी को वोट, महिलाओं ने नहीं दिया बीजेपी को वोट, संविदा शिक्षकों ने नहीं दिया, क्योंकि लाठी खाने वाले कैसे देंगे, आंगनवाड़ी महिलाओं ने नहीं दिया बीजेपी को वोट, सारे लोग विरोध में थे। अगर साइलेंट वोटर अगर बीजेपी जेडीयू के होते, अगर वो कहते कि बीजेपी जेडीयू के साइलेंट वोटर थे, तो सवाल सबसे बड़ा ये आ रहा है कि जो साइलेंट वोटर बीजेपी को चुनाव जितवा सकते हैं, लार्जेस्ट पार्टी बना सकते हैं, एक ही सीट का फर्क है आरजेडी और बीजेपी का, वो तो उन्होंने रखा हुआ है ताकि खुश करने के लिए। तो बीजेपी को अगर इतना फायदा हुआ तो नीतीश कुमार को नुकसान कैसे हुआ? साइलेंट वोटर अगर दोनों कहते तो उनका नुकसान नहीं होना चाहिए था। अब इस मुद्दे पर बीजेपी के लोग ये बहाना बना सकते हैं कि ये है चिराग पासवान की वजह से नुकसान हुआ। तो क्या साइलेंट वोटर चिराग पासवान को जितवाया? क्या ट्रांसफर तो हुआ नहीं वोट। तो ये ईवीएम के ऊपर पर्दा डालने का, जीतने के ऊपर ईवीएम से जीते हुए लोग हैं, पर्दा डालने के लिए साइलेंट वोटर का केवल बात कर रहे हैं, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ईवीएम के ऊपर आप बार बार चर्चा बता रहे हैं, ईवीएम को जैसे बता रहे हैं आप, अभी इसमें एक चीज़ ये सवाल भी तो आता है कि जैसे अगर ईवीएम ने इन सब के साथ में अगर जैसे ईवीएम को अगर मैनेज किया है, तो जो एमआईएम है, ओवैसी की पार्टी है, इनको कैसी 4 सीटें आ गई? इनकी 4 सीटें आई। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है, लोगों के दिमाग में ऐसा भ्रम पैदा हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जी ओवैसी के गठबंधन में थे, हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे थे, 0 सीटें आई। पप्पू यादव का दूसरा गठबंधन था, वो भी हेलीकॉप्टर से लगातार प्रचार कर रहे थे, वो 0 सीटें आई, वहां चुनाव खुद ही हार गए। अब आप कह रहे हो कि ओवैसी को वो सीटें कैसे आई? तो मेरा मानना है कि ओवैसी का फैक्टर है, उन्होंने तैयारी की होगी, नो डाउट 4-5 साल लगातार तैयारी की होगी, लेकिन चुनाव आयोग अगर ईवीएम का इस्तेमाल करके उसको भी हरवा सकता था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है चुनाव आयोग के लिए। लेकिन बीजेपी को बंगाल के चुनाव में मुस्लिम वोटर को डिवाइड करने के लिए जब तक ओवैसी को बड़ा नहीं बनाएंगे, प्रभावशाली नहीं बनाएंगे, तो बंगाल के वोट डाइवर्ट नहीं होंगे मुस्लिम के, क्योंकि मुस्लिम पार्टी को वहां है नहीं। अब जब बंगाल के मुस्लिम वोटरों को वोट डाइवर्ट नहीं होंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा। तो बीजेपी ने बंगाल के चुनाव को ध्यान में रखकर सेटिंग किया हुआ मामला लग रहा है। ऐसी प्रतिक्रिया लोगों में शुरू हो गई, मीडिया में शुरू हो गई है। दूसरी बात, ईवीएम के मुद्दे पर ओवैसी जी को आज तक मैंने कभी विरोध करते सुना नहीं है। आज तक ओवैसी जी की ओवैसी कभी भी, असदुद्दीन ओवैसी जी कभी भी ईवीएम के मुद्दे पर एक भी स्टेटमेंट उनका है नहीं। निश्चित तौर पर बंगाल के चुनाव में ध्यान रखकर चुनाव आयोग ने इसको कैलकुलेट किया होगा, ध्यान में रखा होगा। अगली रणनीति क्या होगी बिहार को लेकर? क्योंकि अभी ईवीएम का तो आप बता ही रहे हैं, ईवीएम को लेकर कोई ऐसा आंदोलन? अगली रणनीति हमारी ये होगी कि हमने इस चुनाव से बहुत कुछ सीखा। जहाँ जहाँ हमारी गलतियाँ हुई उसको दोबारा हम गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। दूसरे चुनाव में एक इन गलतियों को
से सबक सीखकर हम लोग हमारी रणनीति तय करेंगे। इसलिए 15 तारीख को पटना में मीटिंग बुलाई है। लेकिन ये बात निश्चित है, अगली हमारी रणनीति होगी ईवीएम के मुद्दे पर बड़े जोर शोर से पूरे भारत में आंदोलन शुरू करेंगे। ईवीएम विरोधी आंदोलन करेंगे। बंगाल में भी हम शुरू करेंगे ईवीएम हटाओ देश बचाओ। जब तक ईवीएम है, ये ईवीएम भी निष्पक्ष नहीं है। जब भी देखो बीजेपी के फेवर में ही वोट निकालती, खराब होती है तो बीजेपी के फेवर में। कभी बीजेपी वालों ने विरोध नहीं किया कि हमारे विरोध में ईवीएम नुकसान कर रही है, अभी तक का रिकॉर्ड। और चुनाव आयोग डायरेक्ट, मेरा तो डायरेक्ट ये कहना है, चाहे आरोप है चाहे प्रत्यारोप है, सीधी बात है मेरी कि चुनाव आयोग अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेवियर कर रहा है। उसका एनडीए से अलायंस है। चुनाव आयोग अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, बगैर मैदान में उतरे चुनाव आयोग, बगैर इलेक्शन लड़े हुए एनडीए को फायदा पहुंचा देता है। उसके लिए कोर्ट में हमने केस फाइल किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी बात नहीं मान रहा है चुनाव आयोग। 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट का भी नहीं मान रहा है कि 100% वीवीपैट की काउंटिंग होना चाहिए, वो नहीं मान रहे हैं। तो इस मुद्दे पर पूरे भारत में हम ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ का जल्दी हम कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का घोषित करेंगे। जो अन्य पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं किसी कारणवश, हम लोग इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं, ताकि ये लोकतंत्र को खत्म करने का, लोकतंत्र को ही खत्म करने का सबसे बड़ा ईवीएम को हथियार की तरह यूज कर रहे हैं। इस ईवीएम को हम राष्ट्रीय स्तर पर ईवीएम के विरोध में आंदोलन चलाएंगे। तो ये थे हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएल मातंग जी, जिन्होंने काफ़ी सारी बातें और काफ़ी सारे मुद्दों को क्लियर किया। और स्पेशली इन्होंने लास्ट में यही कहा है कि हम ईवीएम के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन घोषित करने वाले हैं। देखते रहिए एमएन न्यूज़ बिहार। मैं शरद मौर्य। अब तक के लिए धन्यवाद।